अरे रे ऑप्टिक्स कितना चलेगा, कितना लंबा चलेगा। गोली की रफ्तार से भी इतना लंबा चल रहा है तो वैसे कितना लंबा चलेगा। जी हाँ, रे ऑप्टिक्स एक बड़ा चैप्टर है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों हम लोग सेकंड लास्ट वीडियो रे ऑप्टिक्स की तरफ बढ़ चुके हैं, जहां आज हम लोग कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस और साथ ही बात करेंगे प्रिज्म की। और इसके बाद सिर्फ एक ही वीडियो लगेगी जिसमें माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप होगा और बात समाप्त हो जाएगी ऑप्टिक्स की रे की, जहां तक बात है। मैं मनीष त्यागी आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। हेलो हाय सत श्री अकाल, केम छो का सकाय, वेलकम टू परिवर्तन। परिवर्तन में आप सभी का स्वागत है। चल आओ जल्दी से हेडिंग लगाते हैं बिना किसी देरी के। हमारी हेडिंग लग रही है क्या, पावर ऑफ लेंस। आपने बखूबी सुना होगा मेरे बच्चों कि मोटा आदमी काम का नहीं है, लेकिन यहां मोटा लेंस बहुत काम का होगा। जरा कैसे देख लेते हैं। एक मैंने एक मोटा सा लेंस बनाया, एक पतला सा लेंस बनाया। पतला सा लेंस बनाया इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ दूर होगी, और मोटा लेंस बनाया इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ छोटी होगी। यदि सेम तरह की रेज इन पर मैं कन्वर्ज करा दूं, ये पैरेलल रेज हैं, तो ये इनको यहां मिला देगा और ये इनको यहां जाकर मिलाएगा, और आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि ये वाले लेंस की पावर इस लेंस से बहुत तगड़ी है साहब। ठीक होगी बात, इसकी पावर इससे बहुत तगड़ी है। यानी कि पावर का रिलेशन कहीं ना कहीं इस बात से डिसाइड होता है कि कितना कन्वर्ज किया गया है, कितना कन्वर्ज किया गया है। साथ ही साथ यदि कॉनकेव लेंस होता तो फिर आप इस बात से आइडिया लगाते कि कितना डाइवर्ज किया गया है, कि कितना डाइवर्ज कर दिया गया है। तो कॉनकेव लेंस का काम है कन्वर्ज करना, और डाइवर्ज लेंस का काम है डाइवर्ज करना। जो जितना अच्छे से कन्वर्ज कर देगा उसकी पावर उतनी बढ़िया होगी, जो जितना खराब कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा उसकी पावर उतनी ही खराब हो जाएगी। साथ ही साथ पावर का रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है ये तो पता नहीं। पावर का रिश्ता है फोकल लेंथ के साथ भी रिश्ता है उल्टा साहब। जब फोकल लेंथ होती है छोटी तो पावर होती है बड़ी, और जब फोकल लेंथ होती है बड़ी तो पावर होती है छोटी। आइए इस रिश्ते की तरफ बढ़ चलता हूं मैं और बना देता हूं एक फॉर्मूला। पावर को डिफाइन कैसे किया, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। जैसे ये अपन ने एक लेंस लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, कोई रे जिसको कन्वर्ज किया गया, ये रे ऐसे इंसिडेंट हुई थी, इतने एंगल पर कन्वर्ज कर दी गई। मान के चलिए ये यूनिट हाइट का ऑब्जेक्ट हो, ये यूनिट हाइट का ऑब्जेक्ट हो, तो यूनिट हाइट के ऑब्जेक्ट के लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन है आपका, वही आपकी पावर हो जाती है। और सिंपल भाषा में थोड़ा सा और अच्छा से लिखना हो आपको, तो पावर ऑफ अ लेंस, ध्यान दीजिएगा, पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द रेज coming from यूनिट हाइट ऑब्जेक्ट। वन हाइट के ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही हो उनको कितने डेल्टा पर आपने डेविएट करा वो उसकी पावर की तरफ इशारा करेगा। और पावर का जो फॉर्मूला बनेगा डेफिनेशन से वो बनता है क्या, 10 डेल्टा। जी हाँ, आप सबके दिमाग में घुस रहा होगा यार हमने तो ये एफ 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 करके कुछ पढ़ा है, 1/f करके पढ़ा है, वही फॉर्मूला बनेगा। ध्यान से देख लो, यदि ये डेल्टा यहाँ है तो यही डेल्टा यहाँ भी हो जाएगा, क्योंकि ये वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगेगा और कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पर क्या है, फोकस है, इसकी हाइट कितनी है, 1 है। यदि मुझे इस ट्रायंगल में 10 डेल्टा लगाना हो तो आप बखूबी देख सकते हैं कि फॉर्मूला बन जाएगा 1/f। माय डियर बच्चा गैंग, पावर की जो एसआई यूनिट है वो डायोप्टर होती है। जी हां, डायोप्टर जिसका सिंबल है कैपिटल डी। अमूमन तौर पर फोकल लेंथ मीटर में नहीं मिलेगी, लेकिन आपको मीटर में ही लेनी है। और आपने जबरदस्ती करनी है कि नहीं जी हम तो सेंटीमीटर में ही लेंगे, तो पावर में फिर आप 100/f फॉर्मूला लगा लीजिएगा, जिसमें आप फोकल लेंथ अपनी सेंटीमीटर से लेंगे और पावर आपकी डायोप्टर में ही आ जाएगी। ये हमारा मुद्दा हुआ यहां। लेकिन मुझे एक्चुअली ये जो पावर सीखनी है वो कॉम्बिनेशन के लिए सीखनी है। मेरा जो मेन मोटो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस समझने का है। तो मेरा दूसरा टॉपिक लगेगा क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। आए है, चक्कर आ गए, चक्कर आ गए। बच्चों टॉपिक है मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। मैंने यहां पर लिए 2 लेंस, दोनों लेंस जो मैं ले रहा हूं वो कॉन्वेक्स ले रहा हूं। तुम्हारा दिल करे दोनों कॉनकेव ले लेना, एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी अपने दोनों लेंस क्या कर रखे, देखो एक दूसरे के साथ टच में रखे, ऐसे इनको कोरोना होके रहेगा, गारंटी की बात है। तो ये क्या है, इन कॉन्टेक्ट है, द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज इन कॉन्टेक्ट। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपको निकालनी है इन दोनों के कंबाइंड फोकल लेंथ क्या रहेगा, यानी कि इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालनी है जब आप इन दोनों को कंबाइन कर लेते हो, या फिर आप कह सकते हैं कि कंबाइंड पावर आपको निकालनी है। निकालने का बड़ा ही सिंपल सा आसान सा छोटा सा डेरिवेशन है, आइए जरा देख लेते हैं। ये 2 लेंस है, एक का नाम है L1, एक का नाम है L2। मान लो
L2 एग्जिस्ट नहीं करता। यदि L2 एग्जिस्ट नहीं करता तो यहां एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जिससे पहली रे ऐसी चली जाएगी, दूसरी रे जो यहां जाएगी बेंड होके और यहां पर मिलके क्या बना लेगी, एक इमेज। लेकिन L2 तो एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब ये इमेज कैसी है, एक फर्जी इमेज है, फर्जी इमेज। जी हाँ, पिछली वीडियो जो देख के आया उसको ध्यान आ रहा होगा फर्जी इमेज क्या होती है ना। अब जब L2 की बात करूं मैं, तो L2 तो एक्चुअल एग्जिस्ट करता है, तो ये असली रे नहीं है, असली रे तो ये है। जब ये L2 पर पड़ेगी तो L2 इसको फर्दर बेंड करेगा, फर्दर कन्वर्ज करेगा और ये असली इमेज बनेगी, ये है मेरी असली इमेज। लेकिन फिजिक्स के फंडामेंटल्स ये कहते हैं साहब, तेरी इमेज मेरा ऑब्जेक्ट, L1 की बनाई हुई इमेज L2 का ऑब्जेक्ट होता है। जी हां, L1 की बनाई हुई इमेज L2 का ऑब्जेक्ट होता है। यदि मैं लेंस फॉर्मूला लगा दूं किस पर, लेंस फॉर्मूला लगा दूं L1 पर, तो 1/v - 1/u = 1/f होता है। L1 लेंस की बात हो रही है तो फोकल लेंथ f1 हो गई। इमेज जो है ये फर्जी इमेज है तो डैश लगा दो, और u असली वाला ऑब्जेक्ट है, तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 रेडी हो गई। सेम फॉर्मूला यदि मैं लगा देता हूं लेंस फॉर्मूला L2 पर लगा दो, तो वहां इमेज असली वाली बनी है जो कि 1/v है, और वहां का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ वो फर्जी वाला हुआ जो कि v' है, v' है, यहां से फर्जी डैश v' मानिएगा। और इसकी जो फोकल लेंथ है वो f2 हुई। तो मेरी दो इक्वेशन तैयार है। अरे दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, एडिंग 1 and 2 बहुत आसान है, डेरिवेशन है बाबा। 1/v' से 1/v' खत्म, बाय बाय टाटा, निकल गया। और ये क्या बचा, 1/v - 1/u, 1/v - 1/u इज इक्वल टू क्या, 1/f1 + 1/f2। इसी को आप क्या बोल देंगे, ये फाइनल इमेज है, ये इनिशियल ऑब्जेक्ट है, तो यही क्या हो गई आपकी कंबाइंड फोकल लेंथ हो गई है, जिसका फॉर्मूला बना है 1/f1 + 1/f2। और यहीं से आई कैन से टोटल पावर बनेगी P1 + P2। बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा डेरिवेशन है कंबाइंड फोकल लेंथ का या पावर का। और ये कब बात करी है मैंने, जब लेंसेज कॉन्टैक्ट में हो। यदि लेंसेज कॉन्टैक्ट में ना हो तो वो डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसका फॉर्मूला मैं यहां पर जरूर बताऊंगा आपको। यदि लेंसेज अलग अलग हों, जैसे मान के चलिए एक लेंस है, ये एक लेंस है, और इनके बीच में एक d डिस्टेंस भी है, इसकी फोकल लेंथ है f1, इसकी फोकल लेंथ है f2, तो कंबाइंड फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू होगा 1/f1 + 1/f2 माइनस d/f1 f2। आय हाय 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 हाय, डी क्या है, डी क्या है, डी है सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज। आंखें खोलिए, बोर्ड पर सामने देखिए, डी है सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज। f1 एक लेंस की फोकल लेंथ है और f2 दूसरे लेंस की फोकल लेंथ है। साथ ही साथ पावर यदि मुझे निकालनी हो यहां पर, तो पावर मेरी बन जाएगी P = P1 + P2 - dP1 P2। ये है यदि लेंसेज सेपरेटेड हो। आपके सामने रखा हुआ टॉपिक, छाप लो, मजे लो। मैं आपको जब तक आप ये छाप रहे हो, साथ ही साथ यहां एक क्वेश्चन बना के दे देता हूं जो कि मुझे बहुत पसंद है। आप लोग ट्राई करिएगा और मुझे इसका आंसर ना कमेंट बॉक्स में चाहिएगा। मैंने 3 लेंस लिए बच्चों, एक L1, इसकी फोकल लेंथ है मेरे पास +10, दूसरा है कॉनकेव लेंस, इसकी फोकल लेंथ है मेरे पास -10, और तीसरा है कॉन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ है मेरे पास 30। मुझे ये दे रखा है, इस कॉम्बिनेशन के सामने एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। यहां पर ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम L1, ठीक है। और L1 और L2 के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है जो कि है 5 सेंटीमीटर। L2 और L3 के बीच का भी डिस्टेंस दिया हुआ है जो कि है मान लो 10 सेंटीमीटर। आपको फाइनल इमेज की पोजीशन बतानी है, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। ऐसे क्वेश्चन पेपर में काफी पूछे जाते हैं। फंडा हिंट में दे देता हूं, तेरी इमेज मेरा ऑब्जेक्ट, L1 की इमेज L2 का ऑब्जेक्ट, L2 की इमेज L3 का ऑब्जेक्ट। दिमाग लगाइएगा, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इससे यह भी पता लग जाएगा कौन वीडियो को असली में देख रहा है और कौन वीडियो को फर्जी देख रहा है। चलिए मैं यहां पर ये टॉपिक करता हूं क्लोज। मेरी जो नेक्स्ट हेडिंग लगेगी वो साहब लगेगी क्या, प्रिज्म। आ जाओ। देखो बच्चों, प्रिज्म ना बहुत बच्चों को खराब सा टॉपिक लगता है। जितना मतलब मैंने क्लास 12 के साथ डील किया, 7-8 साल हो गए डील करते हुए, प्रिज्म लोगों को उतना अच्छा लगता नहीं है। लेकिन एक्चुअली प्रिज्म बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। आइए इस प्यारे सा टॉपिक को गोगली वोगली वॉश के साथ शुरू करते हैं। मेरा है क्या टॉपिक है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। मैंने आपको ना ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले रिफ्रैक्शन कराया था रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से, दूसरा कराया था कर्व्ड सरफेसेस से, ऑब्जेक्ट रेयर में, डेंसर में, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, ये सब वो सब। और अब करा रहा हूं मैं प्रिज्म में।
तो प्रिज्म जो होता है वो वैसे तो ऐसा हुआ करता है, एक्चुअल में तो काफी लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन इसको रे डायग्राम में आप इतना सा बनाते हो बस, ए बी सी, प्रिज्म का एक एंगल हुआ करता है जिसको रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म, कुछ भी बोल सकते हो आप। साथ ही साथ ये जो BC है ये इस पूरे सरफेस की तरफ इशारा कर रहा है जो बेस ऑफ द प्रिज्म होता है, और ये जो मैंने यहां पर जो AB और AC बनाए हैं ये इन सरफेसेस की बात कर रहे हैं, एक जहां से लाइट एंटर या इमर्ज किया करती है, जहां से लाइट निकलती है और बाहर आती है, इसलिए इनको आप रिफ्रैक्टिंग एजेस भी बोलते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्शन आपको इन्हीं एजेस से देखने को मिलता है। इसी से आप रिफ्रैक्शन स्टडी करते हो प्रिज्म का। आइए बिना किसी देरी के अपन शुरू कर देते हैं। यहां पर प्रिज्म में करेंगे क्या, रिफ्रैक्शन। ये तो बन गया हो गया, 1 2 3 4 गो, चल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बड़ा सा प्रिज्म बनाया, डेरिवेशन है यहां पर, और डेरिवेशन चुटकियों में कराएगा तुम्हारा भाई, समझना जरा ध्यान से। अपन ने एक इंसिडेंट रे भेजी, इंसिडेंट रे का नाम दे दो पी क्यू। यहां पर AC जो सरफेस है, AC सरफेस, इसका नाम तो दिया नहीं मैंने, AB जो सरफेस है, AB सरफेस का एक नॉर्मल बनाया, लाइट क्या हो गई, बेंड हो गई, रेयर टू डेंसर का केस है, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई, चली, यहां फिर से AC पर स्ट्राइक करिए, फिर से बेंड होगी, डेंसर टू रेयर का केस आया, मुझे यहां का भी नॉर्मल बना देना, और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। ये सिंपल सी कहानी है, ये सिंपल सी कहानी है। इस सिंपल सी कहानी को एक बार और देखो। PQ एक इंसिडेंट लाइट है, कहां पड़ी, AB पर, AB पर पड़ी, रेयर टू डेंसर, लाइट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, बेंड हो गई। जो रे एक्चुअल में ऐसे जानी थी, ध्यान दीजिएगा, वो बेंड हो गई टूवर्ड्स नॉर्मल, फिर ये चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही, और कहां स्ट्राइक कर गई, AC पर। जब AC पर स्ट्राइक करती है तो फिर से क्या होता है, फिर से बेंडिंग होती है, क्योंकि फिर से डेंसर रेयर का सीन आया। इस बार बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, जो रे ऐसे जानी थी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई। यहां पर कुछ एंगल मार्क करूंगा, ये एंगल मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, प्रिज्म का एंगल है। ये एंगल हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ध्यान दीजिएगा। ये जो एंगल है नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे का, इसको बोलता हूं एंगल R1। ये जो एंगल है इसको बोलता हूं R2, ये AC का इंसिडेंस एंगल भी हुआ, और ये जो एंगल है बाहर निकलते टाइम इसको बोलता हूं एंगल ऑफ इमर्जेंस, क्योंकि ये वाली रे क्या हुई मेरी, इमर्जेंट रे। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ ट्रेस करूं, इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ ट्रेस करूं तो ये इंसिडेंट रे के साथ किसी एंगल पर इंक्लाइंड दिखाई देती है मुझे, यानी कि जो रे ऐसे निकली थी वो प्रिज्म के बाहर ऐसे निकली, इसका मतलब इनके बीच में क्या हो गई, इनके बीच में क्या हो गई, बेंडिंग हो गई। डेल्टा से डिनोट करूंगा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। भाई इससे सुंदर डायग्राम ना आपको कहीं इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा, अरे बहुत मिलेंगे, मजाक की बात है ये तो, पर समझने के लिए काफी है, ज्यादा इसमें जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, बिल्कुल सब चीजें इसमें क्लियर हो रही होंगी क्या चीज क्या है। ये इंसिडेंट रे है, ये पहली रिफ्लेक्टेड रे, फिर इमर्जेंट रे, ये इंसिडेंट रे का इमर्जेंट रे के साथ एंगल डेल्टा, ये एंगल I, ये R1, ये R2 और ये A। साथ ही साथ अब मुझे कुछ पॉइंट्स का नाम देने हैं, आइए मैं पॉइंट का नाम दे देता हूं। क्या नाम देने मुझे, दे तो रखे हैं, हाँ देने हैं देने हैं देने हैं। इस पॉइंट का नाम दिया मैंने S, इस पॉइंट का नाम दिया मैंने T। सेक्ट है, ओके। जिसका डायग्राम नहीं बनाया डायग्राम बना लो यार प्लीज, बना लो यार, और बनाया नहीं, बना दो यार, बन गया बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से देखो क्या देखो, ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल QSR, तीन एंगल है, तीन एंगल का सम कितना होता, अरे ये मत कहना ये नहीं आता तुम्हें, तीन एंगल का सम होता है 180 डिग्री, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस QSR, तीनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। हाँ जी, अरे बोलो कोई दिक्कत, अरे बोलना यार कोई दिक्कत नहीं। चलो अब एक क्वाड्रिलेटरल ले लो, क्वाड्रिलेटरल का नाम है AQSR। क्या है ये, क्वाड्रिलेटरल है AQSR। इसमें देखो ये जो AQS है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये देखो जो ARS है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। 90 90 180, बाकी दो का भी सम कितना होना चाहिए 180, यानी कि ऊपर वाला क्या था A, नीचे वाला क्या है QSR, दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 180 डिग्री। दो इक्वेशन आपके सामने, बोलो क्या बात समझ में आती है। हाँ, दोनों की RHS में 180 है, दोनों की LHS में QSR है। दोनों को यदि कंपेयर करूंगा, आई विल राइट हियर कंपेयरिंग 1 and 2,
क्या मिलेगा मेरे को, ए R1 R2 के बराबर मिल जाएगा। एंगल ए विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3 एंड द फर्स्ट रिजल्ट, मैं इसको के नाम दे देता हूं, यहां ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने नाम दिया के। क्या रिजल्ट है, एंगल ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। एंगल ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2 पहला रिजल्ट आया प्रिज्म में। आइए मैं बढ़ता हूं यहां से आगे। आगे अपन ने क्या करना है, मैं इस ट्रायंगल की बात करूंगा। ट्रायंगल का नाम है QTR। ट्रायंगल का नाम है QTR। यहां से देखो QTR। QTR क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मुझे डेल्टा निकालना है। देखो QTR ऐसा है, ओए होए 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 पापी मनीष, QTR ऐसा है कुछ, QTR ये क्या है, इसमें डेल्टा है, दिखा दे रहा ना, ये ब्लू वाली लाइन और डॉटेड लाइन के बीच में एंगल कितना है, डेल्टा है, डेल्टा है, डेल्टा है। तो आपको डेल्टा निकालना, मेनली बात ये है यहाँ पर। ये कैसे निकलेगा, एक्सटीरियर एंगल है, क्या है ये, डेल्टा इज द एक्सटीरियर एंगल। तो डेल्टा किसके बराबर हो जाएगा, एंगल TQR के प्लस एंगल TRQ के। देखो ये बड़े वाले डायग्राम में आंखें खोल के, अपनी बटन जैसी आंखें जो लेके बैठे हो, उन बटन जैसी आंखों से ढूंढो ये क्या है, ये एंगल पहचानो। देखो ये I है, वर्टिकल अपोजिट से ये भी सारा I बना, उसमें से R1 निकल गया, तो ये कितना बचा, I माइनस R1। ओके 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 ओके। यहां देखो अब ये सारा E था, E में से R2 निकल गया, तो ये कितना बचा, E माइनस R2। यानी कि ये क्या है, I माइनस R1, ये क्या है, E माइनस R2। रख दो, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 इज इक्वल टू क्या, डेल्टा। चलेगा 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 चलेगा, दौड़ रहा है दौड़ रहा है। डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E, माइनस कॉमन लिया, ब्रैकेट में आ गया R1 प्लस R2। अरे R1 प्लस R2 तो A है, तो डेल्टा का फॉर्मूला बन गया I प्लस E माइनस A। जी हां, अगला रिजल्ट तैयार है, इक्वेशन नंबर 4। इस रिजल्ट का नाम रख देता हूं, प्यार से नाम रख देते ना, कुछ भी, ऊपर वाली का नाम रखा था K, नीचे वाली का नाम रख दिया A। फॉर्मूला बन गया डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A। क्या बात क्या बात क्या बात। प्रिज्म के 2 रिजल्ट आपकी आंखों के सामने, मैं डायग्राम रब करूंगा, तीसरे रिजल्ट की तरफ जाऊंगा। आप जरा जल्दी से इसको नोट कर लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो यार, अरे छाप लो दिल में और कॉपी में भी। डेल्टा की बात हुई, डेल्टा की बात हुई, डेल्टा की बात हुई, क्या बात हुई डेल्टा की, डेल्टा की बात हुई है क्या, कि डेल्टा इज इक्वल टू होता है I प्लस E माइनस A। इसका मतलब डेल्टा किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, डेल्टा किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, थ्योरी का क्वेश्चन है, 1 नंबर का, ध्यान से देखिए। डेल्टा डिपेंड्स ऑन, नंबर 1 एंगल ऑफ इंसिडेंस पर। एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे डेल्टा बदलता रहेगा, और I बदलेगा तो E भी अपने आप बदल जाएगा, तो I और E दोनों एक ही फैक्टर में आ गए, ये कोई बड़ी बात नहीं हुई। दूसरा ये डिपेंड करता है प्रिज्म एंगल पर। देखिए प्रिज्म का एंगल जैसे जैसे बदलता रहेगा, A डेल्टा बदलता रहेगा। तीसरा ये डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी, इस पर कैसे डिपेंड करता है वो थोड़ी देर में आपको पता लगेगा। और चौथा ये डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ द लाइट पर। यदि ये बोर्ड पर दिखाई भी नहीं दे रहा हो तो मेरी आंखों, मेरी मतलब आवाज़ सुन लीजिएगा, कि वेवलेंथ ऑफ लाइट पर भी डिपेंड करता है डेल्टा। जी हाँ, दिखाई तो दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, अब नहीं दिख, अब और दिख गया होगा, बढ़िया थोड़ा, ठीक है। अब अपने को यहाँ पर क्या करना है, डेल्टा I के साथ कैसे वेरी करता है वो पढ़ने का है। मेरी हेडिंग लग रही है क्या, वेरिएशन ऑफ डेल्टा विद I एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ कैसे वेरी करता है। एक ग्राफ बनेगा जिसमें y एक्सिस पर आएगा मेरे पास डेल्टा, और x एक्सिस पर मेरे पास आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ग्राफ कुछ इस तरह का होता है बच्चों कि एक I पर मैंने डेल्टा निर्धारित किया, इस I पर ये डेल्टा है, I यदि बढ़ाऊंगा तो डेल्टा घटता है, डेल्टा घटता है, डेल्टा घटता है, डेल्टा घटता है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे I बढ़ता जा रहा है डेल्टा घटता जा रहा है। लेकिन सब दिन एक से नहीं होते बाबू, कभी किस्मत की हवा, कभी नरम कभी गरम। तो क्या होगा, अभी I के बढ़ने के साथ डेल्टा बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा। जी हाँ, डेल्टा पहले I के बढ़ने के साथ घटता है, फिर I के बढ़ने के साथ बढ़ता है। मजे की बात यह है कि हर एक डेल्टा की वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप उठा लें, वो 2 एंगल पर आएगी, इस एंगल पर भी और इस एंगल पर भी, यानी कि 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस पर सेम डेल्टा असाइन होगा। और ये जो डेल्टा मिनिमम जब आता है, ये डेल्टा मिनिमम का केस हुआ, ये तब आता है जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस I रहेगा तो जो वैल्यू डेल्टा की तब आई है वही वैल्यू तब भी आएगी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस E बन जाएगा। यानी कि I और E इंटरचेंज हो जाए तो डेल्टा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात का सबूत ये इक्वेशन भी देती है, I और E
आगे पीछे कर दूं, मतलब i की वैल्यू e हो जाए, e की वैल्यू i हो जाए, कोई फर्क पड़ेगा क्या? अरे 2 + 4 को 4 + 2 लिख दोगे, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा, यानी कि डेल्टा क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहे i हो और एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहे e हो। सबसे कम एंगल ऑफ इंसिडेंस डेल्टा, मतलब डेल्टा मिनिमम सबसे कम तभी आएगा जब i और e बराबर हो जाएं, और जब i और e बराबर हो जाएंगे तो ध्यान देना R1 और R2 भी बराबर आ जाएंगे। ये कंडीशंस हैं क्या अचीव करने की? मिनिमम डेल्टा अचीव करने की। डेल मिनिमा कि I किसके बराबर होना चाहिए? E के, और फिर R भी किसके, R1 भी किसके बराबर हो जाएगा? R2 के। R1 ये अंदर वाले एंगल्स हैं। ये छोटा सा पैरा सा टॉपिक था, इस बीच में डेरिवेशंस का थोड़ा सा जो जर्नी थी वो रुकी थी, अब वापस डेरिवेशन पर स्विच करेंगे। ये ध्यान में रखना, ये दिखने में कैसा भी लगे बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेरिएशन ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा, डेल्टा किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, साथ ही साथ आई के साथ कैसे डिपेंड करता है, ये आपको बताना होता है। डेल्टा मिनिमम कब अचीव होता है, कंडीशंस क्या है, ये भी पेपर में पूछ लिया जा सकता है। मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको टॉपिक कराऊंगा रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। प्यारे बच्चों, यदि मैं ए बी पर जो रिफ्रैक्शन हुआ है सिर्फ उसकी बात करूं, रिफ्रैक्शन एट ए बी, तो देखिएगा रेयर टू डेंसर का रिफ्रैक्शन है। स्नेल्स लॉ यदि लगाऊं, जी हां, स्नेल्स लॉ के बिना कोई डेरिवेशन होते नहीं है यहां पर। स्नेल्स लॉ यदि लगाऊंगा तो फॉर्मूला बनेगा 1 sin i = म्यू sin r1। 1 sin i = म्यू sin r1, 1 बाहर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू का फॉर्मूला बन गया बेसिकली sin i अपॉन sin r1। साथ ही साथ जब मैं रिफ्रैक्शन एट AC की बात करता हूं तो फिर फॉर्मूला बनता है म्यू sin r2 = 1 sin e, यानी कि यहां पर भी म्यू का फॉर्मूला बन जाता है एक sin e अपॉन sin r2। मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटी सी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि यदि मैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की बात करता हूं तो वो तब अचीव होता है जब I = E हो जाए, और कह सकता हूं कि R1 = क्या हो जाए? R2 हो जाए। मैंने आपको सिखाया है कि A = R1 + R2 होता है, ये पहला रिजल्ट था प्रिज्म का, और डेल्टा = I + E - A होता है, ये दूसरा रिजल्ट है। ये जो ऊपर कंडीशंस दी हुई हैं, ये कंडीशंस यहां पर अप्लाई करें तो देखिए A क्या बन जाएगा? 2R बन जाएगा। देख पा रहे हैं आप, A क्या बन जाएगा? 2R, और डेल्टा क्या बन जाएगा? 2I - A, यानी कि I कितना बन जाएगा? I बन जाएगा डेल्टा प्लस A अपॉन 2, और ये कौन सा डेल्टा होगा? मिनिमम, तो एक छोटा सा m इसके पिछवाड़े से सटा दीजिए, छोटा सा m। ये आपके पास यहां से R कितना बन गया? A/2। तो मुद्दे की बात ये है कि आपके पास एक I बन गया है और आपके पास एक R बन गया है। ये दोनों वैल्यूज आप फॉर्मूले में डाल दो जिसमें आपको समझ में आ रही हो, चाहे इसमें। मुझे तो ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। R1 R2 दोनों बराबर होंगे, तो देखिए म्यू यहाँ पर डाल देता हूँ, यहाँ पर ज़्यादा बेटर है। म्यू = sin I की जगह क्या आ जाएगा? del m + A/2 sin R की जगह क्या आ जाएगा? sin A/2। ये देखिएगा आप, डेल्टा m और म्यू के बीच का रिलेशन है। अगला रिजल्ट आया प्रिज्म से, जिसका नाम मैंने रखा n। नाम मत भूलना, एक का नाम रखवाया था k, दूसरे का a, और तीसरा आ गया है n। ये रिलेशन है म्यू और डेल्टा m के बीच में। जा में कोई दिक्कत होपफुली नहीं है। जल्दी से इसको नोट करो, ऐसे 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लो ना मेरे भाई। अगले लास्ट डेरिवेशन की तरफ मैं बढ़ रहा हूं यहां से, जो है प्रिज्म विद स्मॉल एंगल्स। प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल्स, ऐसे एंगल्स हैं यहां पर कि जो बहुत छोटे हैं। कितने छोटे? इतने छोटे कि I जो होगा वो sin I या फिर 10I के बराबर ट्रीट करा जा सकता है। R जो होगा वो sin R या फिर 10R के बराबर ट्रीट करा जा सकता है। एंगल्स आर सो स्मॉल दैट दे आर इक्वल टू साइंस एंड टेंजेंट्स ऑफ देम। तो क्या है, देखो जरा, ये जो फॉर्मूला था इसमें म्यू = I अपॉन R बन जाएगा कि नहीं? IR1 सॉरी। तो यहां से आप देखो I = म्यू R1 बन जाएगा कि नहीं? बिल्कुल बन जाएगा। सेम चीज यहां पर अप्लाई कर दो तो म्यू = E अपॉन R2 बन जाएगा कि नहीं? हाँ बन जाएगा। इसका मतलब E क्या बन जाएगा? म्यू R2 बन जाएगा, हाँ कि ना? बिल्कुल। डेल्टा = होता है I + E - A, तो यार डेल्टा में I की जगह डालो क्या? म्यू R1, E की जगह डालो क्या? म्यू R2, और माइनस में क्या कर दो? A।
म्यू इन दोनों से कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2 माइनस में A, ये भी कुछ होता है। एंगल ऑफ प्रिज्म डेल्टा इज इक्वल टू हो गया म्यू ए माइनस ए, अपन ने दोनों से A कॉमन ले लेना, बचेगा म्यू माइनस 1, ये प्रिज्म का चौथा और यहां आखिरी रिजल्ट है जिसको मैं D से डिनोट कर रहा हूं। माय डियर बच्चों, यहां मेरे प्रिज्म में 4 डेरिवेशंस, आई नो कि पिछले 5, 10, 15 मिनट आपके वीडियो के हो सकता है थोड़े बोरिंग हो, लेकिन प्रिज्म है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा अच्छे से देख लोगे, एक बार और घूम के देख लोगे तो क्लियर हो जाएंगे डेरिवेशन। 4 रिजल्ट मेरे सामने आए हैं, हैव अ लुक। पहला रिजल्ट आया था A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, दूसरा रिजल्ट आया था डेल इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A, तीसरा रिजल्ट आया था म्यू इज इक्वल टू साइन डेल M प्लस A अपॉन 2 अपॉन में साइन A अपॉन 2, और चौथा रिजल्ट आया आपके पास डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये 4 रिजल्ट में इसको मैंने नाम दिया K, इसको नाम दिया A, इसको नाम दिया N, इसको नाम दिया D, चारों को कंबाइन कर लो, क्या बन गया, बन गया कांड। जी हाँ, ये जो टॉपिक है इसको मैं हमेशा से बुलाता हूं प्रिज्म का कांड। जो बच्चे मेरे पास 6-7 साल से पढ़ रहे हैं उन सबको पता है कि प्रिज्म का कांड क्या है। कांड यानी 4 रिजल्ट्स, 4 इक्वेशंस, और चारों इक्वेशंस आपके सामने हैं। चारों इक्वेशंस को ध्यान से अच्छे से देख लो, यहां पर मेरा प्रिज्म हो जाता है समाप्त। प्रिज्म में डिस्पर्जन आपके सिलेबस में इस साल नहीं रहा, फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं क्या कि प्रिज्म्स में जब व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है तो वो डिस्पर्स हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। ब्रेक होने का कारण ये है कि जो डेल्टा होता है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, वेवलेंथ ऑफ लाइट पर भी डिपेंड करता है। और डेल्टा वेवलेंथ ऑफ लाइट पर कैसे डिपेंड करता है कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, कहाँ लिख दूँ मैं, ये यहीं पर लिख दूँ, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका म्यू कम होगा, या फिर आप ये समझ लीजिए उसका डेल्टा भी कम होगा। यानी कि जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतनी कम बेंडिंग। तो जब व्हाइट लाइट जाती है तो उसमें 7 कलर होते हैं, विबग्योर के 7 कलर की जो वेवलेंथ है वो अलग अलग है। तो जब वो लाइट पास करती है प्रिज्म से तो 7 कलर की अलग वेवलेंथ होने के कारण 7 को अलग अलग डेविएशन मिलता है, जिसको आप डिस्पर्जन ऑफ प्रिज्म कहते हैं। इसको भी अच्छे से किसी को सीखना होगा, ये भी क्लास 10th की वीडियो में मिलेगा, 12th में इसका काम नहीं है। हाँ, क्वेश्चन जरूर TIR और प्रिज्म पे मिक्स होकर आपको मिल सकते हैं, जो कि आपको क्वेश्चंस के सेशन में ही मिलेगा। यहाँ मेरा प्रिज्म होता है समाप्त। क्लास थोड़ी बड़ी हो गई होगी, मेसी हो गई होगी, बट लेट इट बी, ऑप्टिक्स है, थोड़ा चलता है, थोड़ी मेहनत करिए। मैं आपसे मुलाकात करूंगा अब अगली क्लास में। 3 तेहरा काम बिगाड़ा, ऐसे कुछ करके कुछ कहावत होती है, बट काम बिगड़ेगा नहीं, कल काम बन जाएगा, रे ऑप्टिक्स। जय हिंद, जय भारत।